सोचिए जरा, आज से हजारों साल पहले बिजली नहीं, कोई मॉडर्न अस्पताल नहीं, ना आज जैसी स्कैनिंग मशीनें या एंटीबायोटिक्स। तब सर्जरी कैसे होती होगी? कोई सोच भी सकता है कि उस जमाने में मान लीजिए किसी की नाक कटी हो या कान या मोतियाबिंद हो गया हो, उसका इलाज सर्जरी से? ये सवाल आज हमें हैरान करते हैं, बिल्कुल। लेकिन इतिहास देखें तो पता चलता है कि ये सब ना सिर्फ होता था बल्कि बहुत, आप कह सकती हैं, कुशलता से होता था। और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है एक महान भारतीय चिकित्सक को, एक शल्य चिकित्सक को। बिल्कुल, आचार्य सुश्रुत। हाँ, आचार्य सुश्रुत। आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। दुनिया उन्हें अक्सर कहती है फादर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा का जनक। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, उनके काम को देखते हुए ये उपाधि बिल्कुल सही लगती है। सही बात है। हमारी आज की ये चर्चा एक लेख पर आधारित है जो आचार्य सुश्रुत की जीवन, उनके समय और सबसे जरूरी चिकित्सा में उनके योगदान पर रोशनी डालता है। हाँ, काफी अच्छा लेख है, विस्तार से बताता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है आज? हम समझना चाहते हैं कि सुश्रुत का असल योगदान था क्या, उनकी सुश्रुत संहिता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और क्या प्राचीन भारत का ये ज्ञान आज भी कुछ मायने रखता है। बिल्कुल, इसी पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आचार्य सुश्रुत थे कौन, कब हुए। हाँ, कहाँ से शुरू करें? समय। हाँ, स्रोत बताता है कि उनका समय लगभग 2500 साल पहले का है, मतलब ईसा से कोई 600 साल पहले, 600 BC। 2500 साल पहले? 600 BC, ये तो बुद्ध और महावीर के समय के आसपास की बात हुई। हाँ, बिल्कुल। भारत के इतिहास का बहुत ही उथल पुथल वाला और महत्वपूर्ण समय था वो। और जगह कहाँ काम करते थे वो? उनका कार्य क्षेत्र था प्राचीन भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर वाराणसी, काशी, बनारस। जी। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि उन्हें आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी उनका शिष्य माना जाता है। धन्वंतरी का शिष्य? हाँ, कुछ परंपराएं तो उन्हें उनका अवतार भी मानती हैं, पर ऐतिहासिक रूप से शिष्य कहना शायद ज्यादा ठीक रहेगा। प्रमुख शिष्य। इससे उनके ज्ञान की परंपरा का पता चलता है। अच्छा, और उनका समर्पण कैसा था, अपने काम के प्रति? स्रोत कहता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही इसी में लगा दिया। मानव शरीर को समझना, बीमारियां क्यों होती हैं, चोटें कैसे ठीक हों, और सबसे बढ़कर सर्जरी की नई नई तकनीकें विकसित करना। उनका लक्ष्य सिर्फ इलाज करना नहीं था, बल्कि ज्ञान को आगे बढ़ाना था। ये समर्पण ही खास बनाता है, और इसी समर्पण का नतीजा था वो मशहूर ग्रंथ सुश्रुत संहिता। नाम तो बहुत सुना है इसका। ये क्या है, बस एक किताब? नहीं, सिर्फ किताब कहना तो बहुत कम होगा। ये प्राचीन भारत का मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया है, आप कह सकती हैं, शल्य चिकित्सा का विश्वकोश। एनसाइक्लोपीडिया? हाँ, एक ऐसा ग्रंथ जिसने सदियों तक न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में मेडिकल प्रैक्टिस को प्रभावित किया। संहिता मतलब ही है कलेक्शन, संग्रह, ज्ञान का अद्भुत संग्रह। तो इसमें क्या क्या है, स्रोत क्या बताता है, कितनी सर्जरीज? आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। लेख के अनुसार सुश्रुत संहिता में करीब 300 अलग अलग तरह की सर्जिकल प्रक्रियाओं का वर्णन है, बहुत विस्तार से। 300? आज से 2500 साल पहले? ये तो आज के हिसाब से भी बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल, और सिर्फ प्रक्रियाएं नहीं, इसमें 120 से ज्यादा सर्जिकल औजारों का भी जिक्र है। 120 औजार? हाँ, हर औजार कैसा दिखता है, कैसे बना है, उसका काम क्या है, सब बताया है। और साथ में 700 से ज्यादा औषधीय पौधों और खनिजों का भी वर्णन है, इलाज के लिए और सर्जरी के बाद देखभाल के लिए। 700 औषधियां, 120 औजार, 300 सर्जरी, ये तो पूरी एक विकसित चिकित्सा प्रणाली लगती है। लेकिन ये सब बिना शरीर को समझे कैसे संभव था? एनाटॉमी का क्या? बिल्कुल सही सवाल। सुश्रुत के लिए शरीर रचना यानी एनाटॉमी का ज्ञान सबसे ऊपर था। उनका एक कथन भी है जिसका मतलब है कि जिसे सर्जरी आती है पर शरीर की बनावट नहीं पता, वो कभी रोगों और इलाज को ठीक से समझ ही नहीं सकता। वो यहाँ तक कहते थे कि जिसे पक्का ज्ञान चाहिए उसे मृत शरीर का शोधन करके अपनी आंखों से अंगों की रचना को देखना चाहिए। मृत शरीर का अध्ययन, ये तो आज की मेडिकल ट्रेनिंग का बेसिस है। कमाल है, उनका नजरिया कितना वैज्ञानिक था। हाँ, बिल्कुल। और शायद इसी ज्ञान की वजह से वो उन चीजों में सफल हुए जो आज भी हमें हैरान करती हैं, जैसे प्लास्टिक सर्जरी। हाँ, प्लास्टिक सर्जरी, खासकर नाक की सर्जरी, राइनोप्लास्टी। ये तो सुश्रुत की सबसे बड़ी देन मानी जाती है ना? जी हाँ, और इसके पीछे एक सामाजिक कारण भी था।
स्रोत बताता है कि उस समय कुछ अपराधों की सजा में नाक या कान काट दिए जाते थे। ओहो। तो ऐसे लोग समाज से कट जाते थे। सुश्रुत ने उनकी मदद के लिए ये तकनीक विकसित की। ये एक तरह का सामाजिक पुनर्वास भी था। अच्छा, ये तो सिर्फ सर्जरी नहीं, उससे कहीं ज्यादा हुआ। कैसे करते थे वो ये? वो अक्सर माथे से या कभी गाल से त्वचा का एक हिस्सा लेते थे, उसे पत्तों पर रखकर नाक का आकार देते थे, फिर कटी हुई जगह पर उसे लगाकर बहुत बारीक धागों से सी देते थे, माथे की त्वचा से। हाँ, फोरहेड फ्लैप कहते हैं आज इसे। और फिर ब्लड सर्कुलेशन बनाए, इन्फेक्शन न हो, इसके लिए खास लेप और नलिकाएं इस्तेमाल करते थे। ये सुनने में ही कितना जटिल लग रहा है, और ये सब 2500 साल पहले, बिना आज की सुविधाओं के। हाँ। अविश्वसनीय। सच में। और सिर्फ नाक ही नहीं, लेख बताता है कि वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी करते थे। मोतियाबिंद का भी? कैसे? एक खास सुई जैसे औजार से आंख के धुंधले लेंस को उसकी जगह से हटा देते थे। इससे रोशनी वापस आ जाती थी। आज जैसी लेंस वाली सर्जरी तो नहीं थी, पर उस वक्त के लिए तो ये चमत्कार था। बिल्कुल चमत्कार था। और हड्डियां टूटने पर? फ्रैक्चर वगैरह? उसके लिए भी उनके पास तरीके थे। बांस या लकड़ी की खपच्चियां बनाकर हड्डी को सीधा करके बांध देते थे। फ्रैक्चर को सेट करना जानते थे। और घाव सीने में तो माहिर थे ही। सन, रेशम, यहाँ तक कि जानवरों की आंतों से बने धागे इस्तेमाल करते थे। और तो और पेट की सर्जरी, मतलब आंतों में रुकावट वगैरह हो जाए, उसका भी जिक्र मिलता है संहिता में। ये तो बहुत ही वाइड रेंज है सर्जरी की। अच्छा, वो जो 120 औजार थे, उनके बारे में कुछ और पता चलता है? कैसे थे? हाँ, वो अक्सर अच्छी क्वालिटी के स्टील से बने होते थे और उनकी बनावट आज के कई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स से मिलती जुलती है। स्टील से उस जमाने में? जी। चाकू, कैंची, सुई, पकड़ने वाले औजार यानी फोर्सेप्स जैसे यंत्र, जांच करने वाले प्रोब्स, सब थे। कुछ के नाम भी बड़े मजेदार थे, जानवरों के नाम पर। सिंहमुख, व्याघ्रमुख, शायद उनकी पकड़ या आकार बताने के लिए। सिंहमुख, व्याघ्रमुख, ये डिटेल्स इसे और असली बनाते हैं। अच्छा, सर्जरी में सफाई कितनी जरूरी होती है तो हम जानते हैं। क्या सुश्रुत इस पर ध्यान देते थे? बहुत ज्यादा। लेख कहता है कि वो सर्जरी से पहले, दौरान और बाद में सफाई, मतलब स्टेरिलाइजेशन और हाइजीन और अनुशासन पर बहुत जोर देते थे। ऑपरेशन की जगह साफ रखना, औजारों को गर्म पानी या काढ़े से धोना, डॉक्टर और हेल्पर के हाथ साफ होना, ये सब जरूरी था। उनका एक और कथन है कि शरीर की शुद्धि ही रोगों से मुक्ति का पहला कदम है। ये दिखाता है कि वो इन्फेक्शन का खतरा समझते थे, चाहे उन्हें जर्म थ्योरी ना पता हो। कितना प्रैक्टिकल था उनका अप्रोच। और ये सारा ज्ञान वो अपने छात्रों को कैसे सिखाते थे? क्या सीधे मरीजों पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो उनकी शिक्षण विधि की खासियत है। वो छात्रों को पहले प्रैक्टिस करवाते थे। आज जिसे सिमुलेशन कहते हैं, कुछ वैसा ही। सिमुलेशन? 2500 साल पहले? कैसे? अलग अलग चीजों पर अभ्यास कराते थे। जैसे चीरा लगाना सीखना है तो तरबूज या खीरे पर। अच्छा। कुछ निकालना सीखना है तो कटहल जैसे फलों पर। सिलाई सीखनी है तो चमड़े या मोटे कपड़े पर। नसें ढूंढना सीखना है तो कमल के तने पर या मरे हुए जानवरों की नसों पर। हड्डी जोड़ना सीखना है तो लकड़ी के मॉडल पर। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मॉडर्न ट्रेनिंग जैसा लग रहा है। फलों सब्जियों पर प्रैक्टिस। इससे छात्र सीखते भी थे और मरीजों का रिस्क भी कम होता था। कमाल की ट्रेनिंग व्यवस्था थी। निश्चित रूप से। इससे पता चलता है कि उस समय मेडिकल एजुकेशन कितनी सोची समझी और व्यवस्थित थी। हमने उनकी सर्जरी की बात की, उनके ग्रंथ की, ट्रेनिंग की, पर स्रोत ये भी कहता है कि सुश्रुत सिर्फ एक सर्जन नहीं थे, उससे ज्यादा थे। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। वो एक महान सर्जन तो थे ही, साथ में एक गहरे विचारक, एक दार्शनिक भी थे। उनका नजरिया सिर्फ शरीर की बीमारी ठीक करने तक नहीं था, वो एक समग्र, मतलब होलिस्टिक अप्रोच रखते थे। होलिस्टिक, आजकल ये शब्द बहुत चलता है। सुश्रुत के लिए इसका क्या मतलब था? उनके लिए सेहत का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं था। वो मानते थे कि असली सेहत शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों के संतुलन में है। शरीर, मन और आत्मा का संतुलन? हाँ, उनका एक और विचार है कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज नहीं, जीवन जीने की कला है। मतलब मेडिसिन का काम सिर्फ दवा देना या ऑपरेशन करना नहीं, बल्कि इंसान को सही जीवन शैली अपनाने और अंदरूनी संतुलन पाने में मदद करना भी है। जीवन जीने की कला, ये तो बहुत गहरी बात है। तो उनकी चिकित्सा में दवा और सर्जरी के अलावा क्या था? सब कुछ था। सही खाना पीना, मतलब क्या खाएं क्या ना खाएं, नियमित व्यायाम, योग,
मौसम के हिसाब से कैसे रहें, रोज की दिनचर्या कैसी हो, यहाँ तक कि मन की शांति के लिए ध्यान, मेडिटेशन भी, ये सब मिलकर ही संपूर्ण स्वास्थ्य देते हैं। ये तो आज की इंटीग्रेटेड मेडिसिन या होलिस्टिक हेल्थ जैसा ही है। कमाल है कि ये हजारों साल पहले स्वास्थ्य को इतने जुड़े हुए तरीके से देखा जाता था। सही कहा। और ये ज्ञान, ये सोच सिर्फ भारत में ही नहीं रही, इसका असर दुनिया भर में हुआ। दुनिया भर में? कैसे? क्या सुश्रुत संहिता बाहर भी गई? जी हाँ, बाद में खासकर मध्यकाल में इसका अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। 8वीं सदी के आसपास बगदाद में भारतीय ज्ञान में बहुत रुचि थी, तब इसका अरबी अनुवाद हुआ किताबे सुश्रुत नाम से। अरबी में? और फिर वहाँ से? हाँ, अरबी से ये ज्ञान मिडिल ईस्ट और फिर यूरोप तक पहुंचा। लैटिन और दूसरी यूरोपियन भाषाओं में भी इसके हिस्से पहुंचे। यूरोप में रेनेसां के बाद जो शुरुआती सर्जन हुए, उन्होंने सुश्रुत की तकनीकों से सीखा, भले ही सीधे नहीं। खासकर नाक की सर्जरी, जिसे इंडियन मेथड भी कहा गया, और मोतियाबिंद हटाने का तरीका, ये सब यूरोप के लिए नया था। ये जानना तो बहुत गर्व की बात है कि यहाँ का ज्ञान दुनिया भर में फैला। क्या आज भी मेडिकल दुनिया में उन्हें याद किया जाता है? बिल्कुल, आज भी दुनिया के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में आचार्य सुश्रुत का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। सर्जरी के इतिहास में उन्हें मील का पत्थर माना जाता है। उनकी मूर्तियां लगी हैं, उन पर शोध होता है। वो सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के मेडिकल इतिहास का हिस्सा है। उन्होंने सच में सिखाया कि चिकित्सा सिर्फ शरीर को ठीक करना नहीं, बल्कि गहरी समझ, हुनर, नैतिकता और इंसानियत की सेवा है। उनकी खोजें और सोच आज भी प्रेरणा देती हैं। बिल्कुल, जैसा लेख में कहा गया है, ज्ञान अमर होता है। सुश्रुत उसी अमर ज्ञान के प्रतीक है। उनका काम आज भी प्रासंगिक है। तो अगर हम सब बातों को समेटें, सुश्रुत की वो खास सर्जरी तकनीकें, प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद, उनकी अद्भुत सुश्रुत संहिता, शरीर रचना और सफाई पर उनका वैज्ञानिक जोर, उनकी अनोखी ट्रेनिंग विधि, और सबसे बढ़कर उनका वो होलिस्टिक नजरिया, मन, शरीर, आत्मा का संतुलन और नैतिकता, और हाँ, दुनिया भर में उनका प्रभाव, ये सब मिलकर उन्हें इतिहास में खास बनाते हैं। और सोचना ही कितना अद्भुत है कि हजारों साल पहले बिना आज की टेक्नोलॉजी के ज्ञान और हुनर की ऐसी गहराई थी। ये हमें याद दिलाता है कि पुराने ज्ञान में आज भी बहुत कुछ है सीखने को। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने को। जिस तरह सुश्रुत ने शरीर, मन, आत्मा के संतुलन और नैतिक अभ्यास पर जोर दिया, वो सोच आज की मॉडर्न मेडिसिन को कैसे देख सकती है या क्या सिखा सकती है, खासकर तब जब आज चिकित्सा कभी-कभी बहुत ज्यादा तकनीकी या सुपर स्पेशलाइज्ड हो जाती है और शायद मरीज एक इंसान के तौर पर कहीं पीछे छूट जाता है। क्या सुश्रुत का दर्शन हमें आज कुछ याद दिला सकता है? इस पर सोचना जरूरी है।